Assalamu alaikum students, welcome again to my channel, The Lesson of Literature. I hope all of you will be fine, happy and healthy. Today, we are going to discuss a literary theory that is structuralism. Structuralism is a name that is given to a wider range of discourses that study underlying principles of significations. कि किसी भी चीज का कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है और उसके जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनको स्टडी करना जो होता है वो स्ट्रक्चरलिज्म कहलाता है. स्ट्रक्चरलिज्म एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो फ्रांस के अंदर 1950s के अंदर स्टार्ट हुई है. और इसमें मेन चीज ये थी कि ये लोग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और कहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को जो है आप आइसोलेशन में स्टडी नहीं कर सकते, उसको लैदा करके नहीं स्टडी कर सकते. उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका बैकग्राउंड, उसका जो हिस्ट्री होती है उसको आप साथ में उसको रिलेट करेंगे तो चीज़ आपकी ज्यादा समझ में आएगी. तो जिसका वो पार्ट होते हैं उस चीज को साथ में रिलेट करना जरूरी होता है. अब इसके कुछ 4 कॉमन मेन आइडियाज भी हैं जिसमें नंबर 1 पे आता है कि एवरी सिस्टम हैज स्ट्रक्चर. कि हर सिस्टम का कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर होता है. कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता कि जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो. उसकी कोई ना कोई अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बहुत जो है वो मैटर करते हैं और वो जरूर किसी किसी ना किसी चीज के कोई ना कोई प्रिंसिपल जरूर होते हैं. और दूसरी बात ये कि स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्चुअली हर एलिमेंट की पोजीशन को डिटरमिन करता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे होती है. तो हर चीज जो है वो डिटरमिन करता है. और दूसरी बात ये कि स्ट्रक्चर लॉज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और एंड पे इसका जो चौथा मेन पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रक्चर्स आर द रियल थिंग. कि स्ट्रक्चर ही हर सब कुछ होता है, उसके अलावा कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती स्ट्रक्चर के बगैर. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब हम इसकी थोड़ी सी डिस्कशन की तरफ आते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म एक्चुअली हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर या किसी भी चीज़ का. अगर हम स्ट्रक्चर को देखना है तो हम कैसे उसको जो है उसके मेथड को फॉलो करेंगे. सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर हम किसी फिजिकली अगर हम किसी बिल्डिंग को ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, तो अगर हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे जा रहे हैं, ठीक है, सरफेस लेवल पे जा रहे हैं, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, हम क्या अगर वो चीज़ हम देखना ये चाह रहे हैं कि ये हमें अट्रैक्टिव लग रही है बिल्डिंग या नहीं लग रही, या इसके मतलब ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, बिल्कुल ठीक बनी हुई है. अगर तो हम इस तरह से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसके जो है ना वी आर नॉट इंगेज इन स्ट्रक्चरलिस्ट एक्टिविटी. तो इस तरह से तो हम स्ट्रक्चरलिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है. लेकिन अगर हम उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को देखें जो उसकी कंपोजिशन में यूज हुए हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर आर्टिस्ट ने जो है चीज़ें यूज़ की हैं, किस तरह से उसने स्ट्रक्चर बनाया होगा, फिर उसने किस तरह से जो है वो सारी बिल्डिंग का एक स्केच बनाया होगा, फिर उस पर उसने उसको फॉलो किया होगा, फिर उसने उसको सारा उस तरह करके वो बिल्डिंग जो है एक बनाई होगी. उस तरह अगर हम इस तरह से जो है वो स्टडी करेंगे, अगर हम इस तरह से सोचेंगे, इस तरह से देखेंगे चीज़ों को, तो हम जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे. लेकिन इसी तरह अगर हम लिटरेचर के अंदर टेक्स्ट को देखते हैं, तो अगर तो हम किसी फॉर एग्जाम्पल हम किसी शॉर्ट स्टोरी को देखते हैं, अगर उसके स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व करें तो हम अगर ये देखें कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है वेदर इज अ गुड लिटरेचर और नॉट, और व्हाट उसका जो ये जो वर्क है शॉर्ट स्टोरी, व्हाट द वर्क मीन्स, तो फिर तो हम उसकी स्ट्रक्चरलिस्ट एक्टिविटी में फिर भी इन्वॉल्व नहीं है. लेकिन अगर हम ये देखें कि उसकी कंपोजिशन के अंदर उसका नैरेटिव ऑफ प्रोग्रेशन क्या है, या उसकी करेक्टराइजेशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं, किस तरह करके उसकी करेक्टराइजेशन हुई है, किस तरह करके उसका जो है वो नैरेटिव लिया गया है, उसको किस तरह से जो है वो मतलब नैरेटिव ऑफ प्रोग्रेशन हुआ है, तो फिर जो है वो हम स्ट्रक्चरलिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. अच्छा, नैरेटिव ऑफ प्रोग्रेशन क्या होता है कि आप किस तरह से स्टोरी को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरह से आप स्टोरी बता रहे हैं, उसमें कौन कौन से इवेंट्स है, किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये होता है नैरेटिव ऑफ प्रोग्रेशन. अब मैं आपको इसको एक डायग्राम के जरिए स्ट्रक्चर का और सरफेस लेवल का आपको थोड़ा सा रिलेशन बताती हूँ कि किस तरह से जो है ये चीज़ एग्जिस्ट करती है. यहाँ पे मैं अब आपको इसका थोड़ा सा एक डायग्राम के जरिए समझाती हूँ. सरफेस फिनोमेना का स्ट्रक्चर के साथ जो रिलेशन है वो हम देखेंगे. जैसे ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, डॉग्स रन हैप्पीली, ट्रीज अपीयर ग्रीन, विजिटर कम स्लोली. तो इनका अगर ग्रामेटिकली इनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये बनता है नाउन से, वर्ब से और डिस्क्रिप्टर से, जो कि कुछ रूल्स और कॉम्बिनेशन को मिला के सारी चीज़ें बनती हैं. इसी तरह हर चीज़ का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है. इसी तरह लैंग्वेज हमारी जो सामने आती है उसका भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के जरिए दिखाया है. तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ. और स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि हर सरफेस फिनोमेना जो चीज़ हमें नजर आती है उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर होगा, चाहे कॉन्शियसली हम उस चीज़ से अवेयर हो या ना हो, लेकिन उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा. इसके अंदर एक प्री स्ट्रक्चरलिज्म की भी टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर.
कि प्री स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप आइसोलेशन के अंदर उसको जो है स्टडी कर सकें या उसको समझ सकें या उसको रीड कर सकें। तो आप उसको आइसोलेशन में देख सकते हैं। उसका उसका जो स्ट्रक्चर, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्डिनेंड डी सॉशर का बहुत बड़ा नाम है। इसने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई, एक लैंग और दूसरी पैरोल। दो ये टर्म्स जो थी लैंग और पैरोल, लैंग इसने उस चीज़ को बोला था जो चीज़ हमें हिडन लेवल पे होती है, जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती, जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट होती है, उसकी जो इसका मतलब ये होगा कि लैंग्वेज के अंदर जो उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स होंगे, किस तरह चीज़ों को जोड़ा जाता है, किस तरह से लैंग्वेज बनती है, वो जो प्रिंसिपल्स होंगे, जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स होंगे, जो उन चीज़ों को स्टडी करना जो है वो लैंग होगा, मतलब कि हिडन लेवल पे चीज़ें होंगी। जो चीज़ पैरोल होती है, जो चीज़ सरफेस लेवल पे हमें नजर आती है, फॉर एग्जाम्पल जो लैंग्वेज जो हम स्पीक करते हैं, जो हम बोलते हैं या हम सुनते हैं, तो वो जो चीज़ बाहर हमें नजर आती है, जो चीज़ बाहर हम सुनते हैं, वो होती है सरफेस लेवल पे, वो होती है पैरोल। तो ये कॉन्सेप्ट, इसने दो कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। Saussures थिंकिंग suggests the way language is arbitrary, rational and constitutive। और इस ये जो थिंकिंग थी इसकी कि लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी है, रैशनल है और कॉन्स्टिट्यूटिव है, और इसकी थिंकिंग ने स्ट्रक्चरलिस्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो उनको इम्प्रेस किया। सॉशर ने स्ट्रक्चरलिस्ट को एक मॉडल ऑफ सिस्टम दिया जिसमें दैट इज सेल्फ कंटेन, और उसमें क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स थे जो एक इंडिविजुअल एलिमेंट दूसरे इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ जब मिलता है तो वो एक लार्जर स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर जो किसी भी चीज़ के जो हिडन लेवल पे अगर जो चीज़ें काम कर रही होती हैं या जो चीज़ें उनका मटेरियल होता है, जिसके बाद एक सरफेस लेवल पे हमें चीज़ नजर आती है, उसके जो मतलब जो स्ट्रक्चर होगा उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में मिलके जो है वो कुछ चीज़ें बना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, फिर जाके एक सेंटेंस बनता है। तो इस तरह करके जो है जैसे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर डायग्राम दिखाई थी कि उसमें सारी चीज़ें मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो इसी तरह जो है चीज़ जो है वो पैरोल की तरह हमारे सामने आती है और वो हमारी हमें लैंग्वेज समझ में आती है। तो ये था स्ट्रक्चरलिज्म का टॉपिक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आप मेरे को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।